एक छोटे से शहर में विनीता अपने पति आनंद के साथ रहा करती थी। उनके 2 बेटे थे, राजन और उत्तम। राजन की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम था पूनम, लेकिन उत्तम की अभी शादी नहीं हुई थी। अरे पूनम, कहाँ रह गई तुम? यहीं तो हूं मैं, क्या हो गया आपको? यहीं हो तो मुझे नाश्ता दे दो, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मुझे जाना है जल्दी। हाँ दे रही हूं ना, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे तुम समझती नहीं हो, जल्दी करनी पड़ती है। आजकल ऑफिस में बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, अगर मैंने सही समय पर पंच इन नहीं किया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तब तो मैं जल्दी से खाना लेकर आती हूँ, आप बैठो। पूनम किचन की तरफ भागी, लेकिन तभी विनीता वहां आ गई और बोल पड़ी, इतनी छोटी छोटी बातें भी तुझे समझ में नहीं आती क्या? अरे मेरे ध्यान से उतर गया था मम्मी जी। हाँ तो ध्यान से क्यों उतर गया था? नहीं उतरना चाहिए। अब मेरा मुंह क्या देख रही है खड़ी खड़ी? जल्दी जाओ और नाश्ता बना कर ला। चलिए भाभी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ देवर जी, अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और अभी चाय भी बनानी बाकी है, पराठे भी बाकी है। आप चाय बना दीजिए, पराठे मैं बना लेती हूँ। ठीक है भाभी। पूनम और उत्तम किचन में चले गए और नाश्ता बनाकर ले आए। सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। पूनम ने गर्मा गर्म पराठे, अचार और चाय परोसी। विनीता ने जैसे ही पहला कौर मुंह में रखा, उसने उत्तम की ओर देखा और सवाल दाग दिया, उत्तम बेटा, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? सब बढ़िया? अरे मम्मी बहुत अच्छा, इस महीने तो टर्नओवर भी डबल हो गया है। अब तो नया एम्प्लॉय भी रखने की सोच रहा हूँ, बस आपकी दुआ है। वाह, छोटा भाई होते हुए भी बड़ा आदमी बन गया तू, बहुत बढ़िया। सच में देवर जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप तो मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, मेरा छोटू ही घर का असली चिराग बनेगा। देख लिया आनंद जी? हाँ भाई हाँ, मेरा बेटा तो शेर है, शेर भाई। अब तो हमसे भी बढ़कर कमाएगा। उत्तम की तारीफ सुनकर राजन की आंखों में हल्की जलन की चमक उभर आई। उसने जोर से चाय का घूंट भरा और गर्म चाय से उसकी जीभ जल गई। ये चाय इतनी गर्म क्यों है? पूनम, तुमने देखा नहीं? अरे मैंने तो बिल्कुल सही बनाई थी, आपको ही जल्दी थी ना। थोड़ा आराम आराम से चाय पियो। राजन तमतमाते हुए उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद जब पूनम फ्री हुई और मशीन के पास गई तो उसने देखा कि कपड़े धुल चुके थे और बाहर सुखाने के लिए टंगे हुए थे। वो ये देखकर दंग रह गई। हे भगवान, देवर जी आपने कपड़े भी धो दिए? अरे हाँ भाभी, मुझे लगा आपको और भी काम होंगे तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी कर दूं। वाह, आपकी पत्नी तो आप पर फिदा रहेगी। इतनी मददगार आदतें तो मैंने किसी में नहीं देखी। सही कहा पूनम, मेरा छोटू तो हर किसी का सहारा है। सच में, क्योंकि मेरे पतिदेव तो एक ग्लास भी उठाकर नहीं रखते। उत्तम और विनीता जोरों से हंस पड़े। उसी रात की बात है, डिनर हो चुका था। पूनम और विनीता बर्तन समेट रही थी, लेकिन उत्तम ने भी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। उसने जल्दी जल्दी सारे बर्तन समेट कर किचन में रख दिए। पूनम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। देवर जी, आप तो हर काम में आगे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे देवर नहीं ननद मिल गई है। बल्कि ननद भी शायद नखरे दिखाती, पर आप नहीं दिखाते। भाभी मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। काम निपटाकर उत्तम सीधे विनीता के कमरे में गया। विनीता तकिए के सहारे बैठी थी और जैसे ही उत्तम को अंदर आते देखा, हैरानी से पूछ बैठी, बेटा कुछ काम था ऐसे अचानक? अरे नहीं माँ, कोई काम नहीं, बस ऐसे ही मिलने आ गया। अच्छा, वैसे बेटा आज दिन भर भाग दौड़ में लगा रहा, कुछ आराम किया कि नहीं? हाँ आराम तो रोज हो जाता है, लेकिन आपकी सेवा रोज रोज थोड़ी ना कर सकता हूँ। अरे सेवा कैसी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर दोपहर में पैर दर्द की शिकायत कौन कर रहा था? अरे वो तो यूं ही, अब बस थोड़ा बहुत दर्द तो बढ़ती उम्र के साथ लगा रहता है बेटा। अच्छा, तो फिर मैं जरा अपने हाथों का जादू आजमा लूं। विनीता को कुछ समझ में नहीं आया कि उत्तम क्या कह रहा है। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, उत्तम नीचे बैठ गया और उसके पैर अपनी गोद में रख लिए। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? रहने दे बेटा। माँ, जब मैं छोटा था तब आपने मेरी हर चोट पर मरहम लगाया था। अब मेरी बारी है, आप चुपचाप बैठिए और मजे लीजिए। विनीता की आंखें भर आई। वो भावुक होकर चुपचाप बैठ गई। उत्तम प्यार से उसके पैर दबाने लगा। बेटा भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे, तेरा हर काम सफल हो। बस माँ, अब मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। थोड़ी देर बाद जब उत्तम उठकर जाने लगा तो उसने देखा कि विनीता का कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। कपड़े इधर उधर थे, तकिए अस्त व्यस्त पड़े थे और सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। अरे माँ, ये क्या हाल बना रखा है? कमरा तो जैसे किसी युद्ध भूमि में बदल गया हो। अरे बेटा क्या करूं, पैर में दर्द था तो कुछ समेट नहीं पाए।
बस इतनी सी बात। आप आराम करिए, मैं अभी 2 मिनट में आपका कमरा चमका देता हूँ। उत्तम ने फौरन कमरा साफ करना शुरू कर दिया। इधर उधर पड़े कपड़े समेटे, तकिए सही किए, सामान सही तरीके से रखा और जरा सी देर में पूरा कमरा चमकने लगा। आनंद भी आकर ये सब देख रहा था। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। सच में ऐसा बेटा भगवान हर किसी को दे। बस बस माँ, इतनी तारीफ मत करो वरना हवा में उड़ने लगूंगा। तीनों हंस पड़े। थोड़ी देर में उत्तम अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह विनीता ने उत्तम को बुलाया और एक बड़ी खबर सुनाई। बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। क्या, मेरे लिए? हाँ, लड़की का नाम अंजलि है, बहुत सुंदर और सुलझी हुई है। तुझसे एक बार मिलवा दूं? उत्तम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन माँ की पसंद पर उसे पूरा भरोसा था। अच्छा, मिल लेता हूँ माँ। उसी शाम अंजलि का परिवार मिलने आया। अंजलि बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी। जब उत्तम और अंजलि को अकेले में बात करने का मौका दिया गया तो दोनों में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। आप बहुत शांत लगते हैं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं क्या? शांत तो नहीं, लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बातचीत के बाद रिश्ता पक्का हो गया और फिर कुछ ही महीनों में शादी भी हो गई। शादी के दिन मंडप में उत्तम ने अंजलि का हाथ थामकर एक वादा किया। अंजलि, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और मैं भी वादा करती हूँ कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। शादी विधिवत तरीके से संपन्न हो गई। शादी के बाद पूरा परिवार खुश था। अंजलि ने अपनी मीठी मुस्कान और अच्छे स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया था। बहू, तू तो लक्ष्मी बनकर आई है। लक्ष्मी। बिल्कुल, मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है। मेरी देवरानी तो बहुत खूबसूरत है। वाह भाई वाह। थैंक यू। एक रात जब उत्तम और अंजलि अपने कमरे में बैठे थे तो अंजलि ने कहा, उफ, बहुत थक गई हूँ, अब सो जाती हूँ वरना पैरों का दर्द और बढ़ जाएगा। क्या? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है? रुको, मैं दबा देता हूँ। ये सुनकर अंजलि जैसे हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, आप मेरे पति हैं। पति परमेश्वर होता है। परमेश्वर बाद में, पहले पति जीवन साथी होता है और जीवन साथी का फर्ज है कि वो अपने साथी का हर दर्द कम करे। चलो आराम से लेट जाओ। अंजलि झिझक रही थी, लेकिन उत्तम की जिद के आगे उसकी एक ना चली। वो लेट गई और उत्तम प्यार से उसके पैर दबाने लगा। आप बहुत अलग हो। हर कोई चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी सेवा करे, लेकिन आप? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरी तरह सुखी रहे। अंजलि भावुक हो गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। दोनों प्यार भरी बातों में खो गए। घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन राजन अभी भी घर में इधर उधर मंडरा रहा था। अचानक वो जब उत्तम और अंजलि के कमरे के पास से गुजरा तो उसने देखा कि उत्तम अंजलि के पैर दबा रहा था। राजन की आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ? उत्तम अंजलि के पैर दबा रहा है। यही सोचते हुए उसने फिर झटपट अपना मोबाइल निकाला और उत्तम की फोटो खींच ली। इस नज़ारे को देख देख कर उसकी हंसी छूटी जा रही थी। अब मजा आएगा। वो भागकर अपनी पत्नी पूनम के पास पहुंचा। ओए सुन पूनम, तुझे कुछ दिखाऊं क्या? क्या हुआ? फिर से कोई बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये देख, जरा अपनी आंखों से देख, तेरे देवर जी किस हाल में है। क्या है, हटो ना, मुझे सोने दो। राजन ने मोबाइल स्क्रीन पूनम के आगे कर दी। फोटो देखते ही पूनम उठ बैठी। हे राम, ये क्या कर रहे हैं देवर जी? अपनी बीवी के पैर दबा रहे हैं। हाँ जी, पैर दबा रहे हैं। तो इसे प्यार कहेगी या गुलामी? मुझे देवर जी से ये उम्मीद नहीं थी। हद कर दी इन्होंने। और ये कैसी लड़की है जो अपने पति से पैर दबा रही है? इसे शर्म भी नहीं आती? अभी तो मजा देख। ये तस्वीर अगर माँ और पिताजी को दिखा दो तो घर में भूचाल आ जाएगा। चलो ना, दिखाते हैं। राजन और पूनम फौरन विनीता और आनंद के कमरे में पहुंचे और उनको वो फोटो दिखाई। हे भगवान, ये उत्तम की मति मारी गई है क्या? ये क्या कर रहा है लड़का? मैं तो कल तक अंजलि को बड़ा अच्छा समझती थी, ये इसने क्या किया? छी 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 छी। ये सब बातें सुबह में करना, अभी सोने दो। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। राजन और पूनम हंसते हुए अपने कमरे में लौट गए। अगली सुबह जब घर में सब जागे तो देखा उत्तम चाय बना रहा था। तभी राजन वहां आया और तेज आवाज में बोला, अरे वाह, आजकल के पति भी बड़े लायक हो गए। कभी पत्नी के पैर दबाते हैं, कभी उसके लिए चाय बनाते हैं। उत्तम, ये क्या हो रहा है? तू चाय क्यों बना रहा है? माँ, वो अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। हाय रे, ये देखो, अब तो बीमार होने का बहाना भी आ गया। बिल्कुल सही कहा राजन जी।
घर में हमें एक नया लैला मजनू का जोड़ा देखने को मिल रहा है। अबे तू पति है कि घर का नौकर? उत्तम ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपना काम करता रहा। लेकिन अंजलि को ये बातें अच्छी नहीं लगी। नई बहू होने के नाते वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद घर में कुछ मेहमान आए। बातों बातों में एक मेहमान ने अंजलि से पानी मांगा। अंजलि रसोई की ओर बढ़ी थी कि राजन को फिर से मौका मिल गया। अरे अरे, आप अंजलि से क्यों कह रहे हैं? आपको अगर पानी चाहिए तो सीधे उत्तम से कहिए, वही तो इस घर में सबका सेवक है। सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अंजलि का चेहरा उतर गया। राजन भैया, आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे पति मेरी मदद करते हैं तो इसमें गलत क्या है? अरे वाह जी, देखो देखो, अब तो देवरानी जी गुस्से में आ गई। उत्तम, जाओ भाई पानी ले आओ, मेहमान वेट कर रहे हैं। अब तक उत्तम चुप था, लेकिन अंजलि रोने लगी और उठकर कमरे में चली गई। इसी तरह रात को विनीता ने अंजलि से गुड़ वाली चाय बनाने को कहा। बस राजन को फिर से मौका मिल गया। अरे माँ, आप बहू से क्यों कह रही हैं? सीधा उत्तम से कहिए, वो तो पहले से ही चाय बनाने का एक्सपर्ट बन गया है। बिल्कुल सही। जोरू से क्यों काम कहना जब जोरू का गुलाम मौजूद हो। अब उत्तम से रहा नहीं गया। बस बहुत हुआ। क्यों मुझे जोरू का गुलाम कह रहे हो? अपनी पत्नी की मदद करना गलत है क्या? भाई, औरतों के काम औरत करें, मर्दों के काम मर्द, ये नियम बना रखा है। तो तुम ऑफिस से आकर सोफे पर पड़े रहते हो और पूनम अकेले घर का काम करती है, ये सही है? हमने ऐसे ही जिंदगी गुजार ली तो तुम्हें भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे वाह, तो जो गलत परंपराएं चली आ रही है उन्हें ही मानते रहे। बेटा, कुछ भी कहो, लेकिन पति को पत्नी के पैर दबाने की जरूरत तो नहीं होती। कितना बिगाड़ेगा बीवी को? इसे बिगाड़ना नहीं कहते, साथ देना कहते हैं। वाह वाह भाई वाह, क्या साथ दिया है, मजा आ गया। क्या चल रहा है यहाँ? कब से देख रहा हूँ बकवास करे जा रहे हो सब लोग। अंजलि, तुम जाकर चाय बनाओ और बाकी सब लोग अपना अपना काम करो। फालतू की बकवास नहीं होगी अब इस घर में। आनंद के चिल्लाने से सब लोग झिझक गए और अपने अपने काम में लग गए। लेकिन राजन उत्तम का पीछा छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से एक चीज मिली थी जिसके लिए वो उसे नीचा दिखा सकता था। इसी तरह रात को विनीता ने अंजलि से गुड़ वाली चाय बनाने को कहा। बस राजन को फिर से मौका मिल गया। अरे माँ, आप बहू से क्यों कह रही हैं? सीधा उत्तम से कहिए, वो तो पहले से ही चाय बनाने का एक्सपर्ट बन गया है। बिल्कुल सही। जोरू से क्यों काम कहना जब जोरू का गुलाम मौजूद हो। अब उत्तम से रहा नहीं गया। बस बहुत हुआ। क्यों मुझे जोरू का गुलाम कह रहे हो? अपनी पत्नी की मदद करना गलत है क्या? भाई, औरतों के काम औरत करें, मर्दों के काम मर्द, ये नियम बना रखा है। तो तुम ऑफिस से आकर सोफे पर पड़े रहते हो और पूनम अकेले घर का काम करती है, ये सही है? हमने ऐसे ही जिंदगी गुजार ली तो तुम्हें भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे वाह, तो जो गलत परंपराएं चली आ रही है उन्हें ही मानते रहे। बेटा, कुछ भी कहो, लेकिन पति को पत्नी के पैर दबाने की जरूरत तो नहीं होती। कितना बिगाड़ेगा बीवी को? इसे बिगाड़ना नहीं कहते, साथ देना कहते हैं। वाह वाह भाई वाह, क्या साथ दिया है, मजा आ गया। क्या चल रहा है यहाँ? कब से देख रहा हूँ बकवास करे जा रहे हो सब लोग। अंजलि, तुम जाकर चाय बनाओ और बाकी सब लोग अपना अपना काम करो। फालतू की बकवास नहीं होगी अब इस घर में। आनंद के चिल्लाने से सब लोग झिझक गए और अपने अपने काम में लग गए। लेकिन राजन उत्तम का पीछा छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से एक चीज मिली थी जिसके लिए वो उसे नीचा दिखा सकता था। अगले दिन उनका पड़ोसी मदन उनके घर आया। उत्तम ने मुस्कुराकर उसे बिठाया और पानी दिया। दोनों गप्पे मारने लगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी मदन अचानक से बोला, अरे भैया, मैंने सुना है तू तो जोरू का गुलाम बन गया रे। उत्तम के चेहरे का रंग बदल गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुझे किसने कह दिया? अरे तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भाई तीनों ही कह रहे थे। तू दिन भर अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमता है, उसके काम करता है और वो महारानी ऐश करती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी पत्नी का साथ देता हूँ और पता नहीं मेरे घर वालों को इसमें क्या परेशानी हो रही है। लेकिन आज तुझसे ये सब सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हुआ। भैया, मेरी बला से मेरा क्या जाता है, मैं तो बताने आया था। मदन थोड़ी देर रुककर चला गया। उत्तम सोच ही रहा था कि घर वालों से बात करनी पड़ेगी। तभी अंजलि के घर वाले आ पहुंचे। सब अच्छे से बैठकर बातें करने लगे, मगर विनीता कब तक चुप रहने वाली थी। उसने अंजलि की माँ से बोल ही दिया, आपकी बेटी ने तो मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बना ही दिया। खुद कुछ करती नहीं, बस मेरे बेटे से करवा लेती है। अंजलि चौंक गई। उसकी माँ भी घबरा गई।
ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी मर्जी से करते हैं, मैंने कभी उनसे कुछ करने को नहीं कहा। अरे अब तू क्या बोलेगी? महारानी की तरफ पैर दबाने वाली अपने खिलाफ कुछ बोलेगी क्या? हाँ भाई देखो, हमारे पति तो राजा महाराजा की तरह रहते हैं और तुम्हारे पति बेचारे तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं। ये सुनते ही उत्तम का खून खौल गया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब वो और नहीं सह सकता था। वो चिल्लाया, बस बहुत हो गया, अब आप लोगों की बकवास और नहीं सुनूंगा। पूरा घर चौंक गया। आनंद ने घबराकर बेटे को देखा, लेकिन उत्तम अब रुकने वाला नहीं था। माँ, शादी से पहले जब मैं आपका हर काम करता था तब मैं गुलाम नहीं था, पर अब जब मैं अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूं तो मैं जोरू का गुलाम बन गया। वाह! अरे बात को क्यों बढ़ा रहा है तू? बात को मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, आप सबने बात बना रखी है। जब तुम अपनी पत्नी के लिए गाड़ी चला सकते हो, शॉपिंग करवा सकते हो, जब वो बीमार होती है तो उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, तो क्या तुम जोरू के गुलाम कहलाते हो? राजन चुप था। पूनम और विनीता एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। और माँ, जब आप पापा के लिए चाय बनाती थी, खाना बनाती थी, उनके कपड़े संभालती थी, तब क्या कोई कहता था कि आप उनकी गुलाम है? नहीं ना। तो फिर जब एक पति अपनी पत्नी का साथ देता है तो वो जोरू का गुलाम क्यों? विनीता को अब बात समझ में आ रही थी। उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया। आज के बाद अगर किसी ने इस घर में ये शब्द दोबारा कहा तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, फिर बैठकर करते रहना अपनी गपशप। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आनंद ने उत्तम के कंधे पर हाथ रखा और अपना समर्थन दिया। उत्तम बिल्कुल सही कह रहा है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम लोग बकवास किए जा रहे हो उसके खिलाफ। बेटा हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। पूनम ने धीरे धीरे सिर हिलाया और राजन को कूहनी मारी। ठीक है भाई, हम भी माफी मांग लेते हैं। मुझे माफी नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार और सहयोग चाहिए। आप मेरे अपने हो और आप लोग ही ऐसी बातें करोगे तो कैसे चलेगा? सही बात है। अच्छा है, अब कम से कम घर में शांति रहेगी। उस दिन के बाद घर में किसी ने उत्तम को जोरू का गुलाम नहीं कहा, लेकिन हाँ, कभी कभी जब वो अंजलि की मदद करता था तो राजन हल्की फुल्की हंसी जरूर मार देता था। मगर अब वो भी समझ चुका था कि पत्नी की मदद करना गुलामी नहीं, बल्कि एक सच्चे पति का कर्तव्य होता है। हर रिश्ते में बराबरी हो तभी तो वो रिश्ता मजबूत होता है। रमा अपने पति मानव, सास दुर्गा और ननद चहक के साथ रहा करती थी। उनका परिवार बहुत खुशहाल था और वो सब मिलजुल कर रहा करते थे। जी सुनते हो? नहीं, मैं कहाँ सुनता हूँ, मैं तो बह रहा हूँ। आप भी ना, मैं आपको बुला रही हूँ पर आपको तो हर समय बस मजाक ही सूझता है। नहीं, हर समय मजाक नहीं सूझता, कभी कभी प्यार भी सूझता है डार्लिंग। आप भी ना, एक बात चैन से नहीं सुन सकते क्या? अच्छा चलो बताओ, क्या बात है? मैं कह रही थी कि मैंने चहक के लिए एक लड़का देखा है। अच्छा, कौन है वो? कोई जरूरत नहीं है बताने की वो कौन है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए लड़का पहले से देख रखा है और आज वो लोग घर आने वाले हैं। अरे तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे आप बता दिया ना। पर मम्मी एटलीस्ट मुझे तो बता दी थी, शादी तो मुझे करनी है। अरे वो लोग आज आकर डायरेक्ट शादी थोड़ी ना कर देंगे, वो सिर्फ देखने आ रहे हैं। आगे बात बढ़ेगी तो शादी होगी। शाम हुई और पीयूष अपनी माँ गौरी और बहन मालिनी के साथ चहक को देखने आया। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ बिल्कुल, जब दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी। काजी? कौन काजी? अरे पगली, ये कहावत है। समझ लो पीयूष, ऐसी है ये लड़की, तुम इसका ये सिरफिरापन झेल पाओगे ना? मम्मी देखो ना भैया क्या बोल रहे हैं। मुझे चहक पसंद है और मैं उससे शादी करने के लिए सब झेलने को तैयार हूँ। ये सुनकर सब हंसने लगे और उनका रिश्ता पक्का हो गया। पीयूष एक बहुत हैंडसम और पढ़ा लिखा इंसान था। हालांकि वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, पर उनके संस्कारों ने दुर्गा के परिवार का दिल जीत लिया। कितने अच्छे लोग थे ना। हाँ माँ, आपने सही कहा, बहुत सुलझा हुआ परिवार है। हमारी चहक इनके घर में हमेशा खुश रहेगी। थैंक यू मम्मी। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट परिवार नहीं था इनका। मुझे तो नकलीपन लग रहा था। क्या बहू कुछ भी बकती है, इतना अच्छा परिवार था और तू उन पर शक कर रही है। हाँ रमा, इतना उल्टा सीधा मत सोचो, अब सीधे चटमंगनी पट गया होगा। चहक भी अपनी भाभी की बात सुनकर हैरान थी कि जो परिवार सबको पसंद आया उसके लिए रमा ऐसा क्यों बोल रही है। पर फिलहाल उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और चहक की शादी पीयूष से हो गई। फिर शादी के कुछ महीने बाद, माँ जी आपकी चहक से बात हुई? नहीं तो, मेरी तो एक हफ्ते से उससे बात नहीं हुई। एक हफ्ता?
अरे माँ जी, आपको तो रोज उससे बात करनी चाहिए। आखिरकार वो नए घर में है, क्या पता वहाँ का माहौल कैसा है। हाँ बहू, पर मैं चाहती हूँ कि वो खुद को वहाँ एडजस्ट करे। ज्यादा फोन करना सही नहीं होता। नहीं नहीं माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं। वहाँ के लोग चाहे जैसे भी हो, आपको उसकी खबर लेनी चाहिए। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो। अरे लेकिन बहू, पीयूष और उनका परिवार बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने हमें कभी शक करने का मौका ही नहीं दिया। माँ जी, आजकल लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, पर अंदर से कैसे होते हैं ये तो वक्त ही बताता है। मैं कहती हूँ ना, आप 2-3 दिन उसके ससुराल जाकर रहो, ताकि आप खुद देख सको कि वो खुश है या नहीं। अरे पर बहू, बिना किसी वजह वहाँ जाकर रहना क्या ठीक रहेगा? माँ जी, आप उसकी माँ हैं, आपके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। आपकी बेटी की खुशी और सुरक्षा सबसे पहले। आप जाएंगी तो वो भी खुशी से आपका स्वागत करेंगी, इससे आप भी निश्चिंत रहेंगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एक काम करते हैं, उससे बोलेंगे कि मानव घर रिनोवेट करा रहा है, इसलिए हम कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आए हैं, और मानव अपने एक दोस्त के घर सोता है। हाँ, ये सही है मम्मी जी। तो चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप देखना, हमारे जाने से चहक भी बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है बहू, कल ही चलते हैं। अगले ही दिन दुर्गा रमा के साथ चहक के ससुराल पहुंच गई। माफ करिएगा, हम अचानक आ गए। दरअसल ना, हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा है, इसीलिए सोचा कुछ दिन यहाँ रह ले। अरे वाह, बहुत अच्छा किया आप लोग आए। हमें भी खुशी हुई कि हमें आपका अतिथि सत्कार करने का मौका मिलेगा। मम्मी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, अचानक फैसला हुआ, इसलिए बता नहीं पाई। मानो ना अपने दोस्त के घर रुक रहा है रात में, और हम यहाँ आ गए। कोई बात नहीं, आप यहाँ आराम से रहिए। हाँ मम्मी जी, आपके यहाँ रहने से हमें भी अच्छा लगेगा। दोनों चहक के ससुराल में रहने लगे, और फिर एक दिन रमा ने दुर्गा से कहा, मम्मी जी, आपने देखा चहक कितनी थकी हुई लग रही है। आपको याद है जब वो हमारे घर में थी, कितनी खुश और प्यारी दिखती थी। हाँ बहू, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। शायद वो काम में बहुत व्यस्त रहती होगी। सिर्फ व्यस्त नहीं मम्मी जी, ये लोग उससे हर समय काम करवाते रहते हैं। देखो कैसी पुरानी साड़ी पहने हुए हैं। हमारे घर में तो उसके पास कितनी सारी नई साड़ियां थी। हाँ, मैंने भी देखा, पर शायद वो खुद ही पहनना चाहती हो। मम्मी जी, आप भी ना, आप नोटिस करो ना, पीयूष उसे कहीं घुमाने फिराने भी नहीं ले जाते। हमारे घर में तो वो हर वीकेंड कहीं ना कहीं जाती थी, यहाँ तो सिर्फ काम ही करवाते रहते। हाँ, सही कह रही है बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे चहक से इस बारे में बात करनी होगी। मैं अपनी चहक को ऐसे नहीं देख सकती। जी मम्मी जी, आपको चहक के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, वो आपकी बेटी है। दुर्गा ने रमा की बातों से प्रभावित होकर चहक से इस बारे में बात करी। बेटा, तुझे देख कर ना मुझे चिंता हो रही है। तू पहले जैसी खुश नहीं लग रही है। कोई परेशानी है क्या? नहीं तो मम्मी, सब ठीक है, बस थोड़ा काम का बोझ है। बेटा, मैंने देखा कि तू हर समय काम में व्यस्त रहती है, तेरे पास खुद के लिए समय भी नहीं है। और देखिए, पुरानी साड़ी, तुझे नए कपड़े नहीं मिलते क्या? मम्मी, आप बेवजह चिंता कर रही हैं, सब कुछ ठीक है। अब घर में थोड़ी ना नए नए कपड़े पहनूंगी। तो तू बाहर जाती है कभी? हैं? मैंने तो नहीं देखा। पीयूष तुझे कहीं लेकर नहीं जाता? हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, मैंने तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। बेटा, तुझे अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। तो हमारे घर में कितनी खुश थी। तुझे देखकर ना मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। आपने मेरी आंखें खोल दी है, अब मैं अपने लिए जरूर बोलूंगी। चहक ने अपनी माँ की बातों को सुनकर बेवजह अपने पति से झगड़ना शुरू कर दिया। अरे चहक, पता है आज रास्ते में मैंने क्या देखा? एक लड़का था, वो। नहीं, मैं कहाँ से देखूंगी? आप बाहर ले जाओगे तब कुछ देखूंगी ना। 4 दीवारी में रहकर कौन बाहर का देख पाया है? अरे तुम्हें क्या हो गया? मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या हो गया बहू को? कुछ नहीं माँ जी, बस अपने हक की बात पूछ लो तो लोगों को लगता है कि दिमाग खराब है। अब चिंता ना करिए। अरे भाभी, किस बात पर इतना गुस्सा हो? एक चाय बनाकर तुमसे पीनी जाती है, तुम्हें क्या बताऊं किस बात का गुस्सा है? जब तुम्हारा पूरा दिन किचन में बीतेगा ना, तब पूछूंगी मैं। ये बोलकर चहक अपने कमरे में चली गई। वो लोग हैरानी के साथ उसे देखते रह गए। पीयूष सच में एक बहुत अच्छा आदमी था। उसने अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसकी नाराजगी दूर करने का फैसला किया। चहक को भी ये सब अच्छा लगा। मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाया था, वो कैसी लगी तुम्हें? बात अच्छी थी। तो चलो
आज हम लोग डेट पर चल रहे हैं। मैंने एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट देखा है। ठीक है चलिए। ये सब देखकर रमा ने दुर्गा के कान में कहा, मम्मी जी आपने देखा कि पीयूष ने चहक को रेस्टोरेंट ले जाना और उसके लिए चीजें लाना शुरू कर दिया है। हाँ बहू देखा, मुझे लग रहा है कि आप सब ठीक हो रहा है। मम्मी जी लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब पीयूष की मर्जी का है, चहक की मर्जी का कुछ भी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि चहक की मर्जी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए? बहू तो क्या कहना चाहती है? मम्मी जी मेरे कहने का मतलब है कि चहक के लिए जो भी चीजें हो रही हैं वो पीयूष की पसंद की है। होना तो ये चाहिए कि चहक की मर्जी पूछी जाए। वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती तो सब उससे अपनी मर्जी की करा लेते। सिर्फ यही नहीं, घर में कोई भी चीज उसकी मर्जी से नहीं होती, उसकी राय की कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ तो सही कह रही है बहू, मैंने तो ये चीज आंखों के सामने होते हुए भी नजरअंदाज कर दी थी। मुझे तो बस उसकी भाभी होने के नाते थोड़ी फिक्र होती है, वरना मैं क्यों बोलूं। अगले दिन दुर्गा ने चहक से अकेले में बात करने का मन बनाया। मम्मी सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, बस तेरे बारे में बात करनी है। देख बेटा, मैंने देखा कि पीयूष तुझे रेस्टोरेंट ले जाने लगा है और तेरे लिए चीजें भी लाने लगा है। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या तुझे नहीं लगता कि इसमें तेरी भी मर्जी पूछी जानी चाहिए? मम्मी आप सही कह रही हैं, लेकिन वो जो भी करते ना मुझे अच्छा लगता है। अरे पर फिर भी बेटा, तुझे अपनी इच्छाएं, राय भी तो जाहिर करनी चाहिए। तू हमारे घर में हमेशा खुश रहती थी क्योंकि हम तेरी पसंद का ख्याल रखते थे। यहाँ भी तुझे वही सम्मान मिलना चाहिए ना? मम्मी मैं समझती हूँ, पर यहाँ ना चीजें थोड़ी अलग है। बेटा ये सिर्फ छोटी छोटी चीजों की बात नहीं है, घर के बड़े फैसलों में भी तेरी राय नहीं ली जाती। हाँ मम्मी वैसे तो आप सही कह रही हैं, मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी मर्जी जाहिर करनी चाहिए। देख बेटा, तुझे जो सही लगे वो तो कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दुर्गा की बातों ने चहक को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी माँ सही कह रही है। उसी शाम मालिनी ने चहक को बुलाकर कहा, आइए भाभी, हम लोग आज सब बैठकर मूवी देखेंगे। हाँ 3 इडियट देखेंगे। सब कुछ डिसाइड भी कर लिया आप लोगों ने? मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी कि कौन सी मूवी देखना चाहोगी? अरे ऐसा नहीं है, ये मूवी अच्छी है इसलिए। आपको अच्छी लगती होगी, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। और आपने मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। अरे बहू क्यों इतना गुस्सा कर रही है? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। घर में चाहे कुछ भी होना हो, उसमें मेरी राय कोई मायने नहीं रखती। वो इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। तुम्हें अचानक रह रहकर क्या हो जाता है चहक? दौरे पड़ते हैं। ये बोलकर चहक अपने कमरे में चली गई और उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर चहक को हुआ क्या है। पर उसके 2 बार ऐसे बर्ताव करने से उसके ससुराल वाले भी चिड़चिड़े रहने लगे थे। माँ जी, हमारे घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्यों नहीं है? उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सेमी ऑटोमेटिक मिल गई ना बेटा, इसी का शुक्र मना तू। लेकिन माँ जी मैं तो सिर्फ एक बात कह रही थी। नहीं, पर तुम्हारा तो यहाँ कोई ख्याल ही नहीं रखता ना, तो उस हिसाब से तो सेमी ऑटोमेटिक भी बहुत है। चहक को अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो तो हमेशा उससे प्यार से ही बात करती थी। देखिए मैं आपके लिए शर्ट लाई हूँ। तुम मेरे लिए अपनी मर्जी की शर्ट ले आई? क्या करूं अब? मैं भी नाराज हो जाऊं? अरे पर मैंने सोचा कि। अच्छा तुमने सोच लिया, मुझे लगा इस घर में तुम्हारी सोच पर ताले लगा दिए गए। चहक की हर छोटी छोटी बातों पर उसके ससुराल वाले उसे पलटकर जवाब देने लगे। वो जब भी कुछ कहती तो उसे किसी न किसी वजह से टाल दिया जाता। मम्मी जी आज हम डिनर के लिए बाहर जाएं क्या? चहक आज का दिन सही नहीं है, फिर कभी देखेंगे। चहक हम रोज रोज बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूँ। भाभी तुम क्यों हर समय बाहर जाने की बात करती हो? अब चहक को एहसास हुआ कि उसके ससुराल वाले पहले उससे कितनी अच्छी तरह पेश आते थे, लेकिन अब तो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। उसने सोचा कि ये सब उसके 2 बार बेवजह बवाल करने की वजह से हुआ है। मुझे मम्मी से बात करनी चाहिए, ये सब उनके कारण ही हो रहा है। मैं आज उनसे कह दूंगी कि अब मेरे ससुराल मत आना। चहक दुर्गा के कमरे तक जाती है, लेकिन वहाँ केवल रमा होती है। वो वापस जाने लगती है, तभी रमा की आवाज सुनकर रुक जाती है। हाँ चिनकारी लगा दी है मैंने, अब बहुत जल्दी आग भी लग जाएगी।
मैं तो चाहती नहीं थी कि चहक की शादी पीयूष से हो। पहली बार देख कर ही मुझे उस पर क्रश हो गया था, लेकिन अब जब शादी हो गई तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कम से कम इनके घर में आग तो लगा ही सकती हूँ, ताकि मेरी ननद खुश ना रह पाए पीयूष के साथ। ये सुनकर चहक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंदर तक हिल गई। ये क्या सुन लिया मैंने? रमा भाभी ही मेरे ससुराल में आग लगाना चाहती है। मुझे अभी मम्मी से बात करनी चाहिए। चहक तेजी से अपनी माँ दुर्गा को ढूंढने निकलती है। वो उन्हें बगीचे में बैठी पाती है और तुरंत उनके पास जाकर रमा के बारे में सब कुछ बताना शुरू करती है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों है? मम्मी, मैंने अभी अभी रमा भाभी की बातें सुनी। वो फोन पर किसी से कह रही थी कि वो मेरे घर में जानबूझकर आग लगाने की साजिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी पीयूष से नहीं चाहती थी, क्योंकि पीयूष उन्हें पसंद था। राम राम राम, कैसी बात कर रही है तुझे? माँ, मैं सच कह रही हूँ। पर रमा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है। उन्होंने कहा कि अब जब मेरी शादी हो ही गई है तो वो कम से कम मेरे ससुराल में आग लगाकर ही मानेगी। वो मुझे पीयूष से अलग करना चाहती हैं। बेटा, हो सकता है तुमने कुछ गलत सुना और रमा भाभी ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी, मैंने अपने कानों से सुना है। वो जानबूझकर हमारे रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रही है। आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है क्या? बेटा, विश्वास तो है, पर ये बहुत गंभीर आरोप है। मैं इस पर बिना ठोस सबूत के कैसे विश्वास कर सकती हूँ? ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि वो ये सब पीयूष की वजह से कर रही है। मैं सबके सामने पीयूष से प्यार से बात करूंगी और डिनर पर जाने की बात बोलूंगी, तो आप देखना, ये सुनकर भाभी इस प्लान को बिगाड़ने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगी। ठीक है, देखती हूँ। चहक ने जैसा कहा था वैसा ही किया। आजकल हमारे बीच ना बेवजह बहुत झगड़े हो रहे हैं। कुछ गलती मेरी है, कुछ आपकी है, लेकिन इन सारे झगड़ों का कोई फायदा नहीं है। चलिए ना, इन सारी चीजों को खत्म करते हैं। हम लोग ना डिनर पर चलते हैं आज। रेस्टोरेंट आपकी मर्जी का, खाना मेरी मर्जी का। क्या बात है, आज अचानक इतना प्यार आ रहा है? मैं आपकी पत्नी हूँ, प्यार आने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए मुझे। वो लोग डिनर पर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन चहक ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। ये सब सुनकर रमा सीधा दुर्गा के पास पहुंची। माँ जी, चहक पीयूष के साथ रेस्टोरेंट जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी कंगन उसकी सास ने गिरवी रख दी है, और ये बात पीयूष को भी पता है। मैंने खुद उसकी सास को ये बात करते सुना था। क्या? चहक के कंगन गिरवी रख दिए? ये तो हद हो गई। दुर्गा तुरंत गुस्से में गौरी के पास पहुंची। ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने चहक के कंगन गिरवे रख दिए हैं? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चहक ने खुद ही कंगन अपनी पड़ोसन को पहनने के लिए दिए थे। मैंने तो उन्हें छुआ भी नहीं भाई। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों है? चहक, तुम्हारे कंगन कहाँ है? माँ, मैंने कंगन पड़ोसन को पहनने के लिए दिए थे, वो बहुत दिनों से मांग रही थी। क्यों, क्या हुआ? रमा ने कहा कि तुम्हारी सास ने उन्हें गिरवी रख दिया है। रमा भाभी, आपने ऐसा क्यों कहा? अब रमा की तो पोल खुल गई थी। वो बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि ये हमारे बीच झगड़ा कराना चाहती थी और मेरे ससुराल में आग लगाना चाहती थी। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी। नहीं भाभी, ये गलतफहमी नहीं थी। इससे पहले कि मैं आपके ये करने की वजह भी लोगों को बता दूं, यहाँ से चली जाओ और दोबारा मेरे ससुराल मत आना। मुझे समझ में आ गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। छोड़ो ये सब और घर चलो। रमा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी और उसकी माफी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। दुर्गा उसको लेकर अपने घर चली आई। रात के 11 बजे का समय था और अंबिका अपने कमरे में पति के सामने बैठी गंगा जमुना बहा रही थी। क्या हो गया, कुछ बोलोगी भी या बस रोती रहोगी? क्या बोलूं, कुछ बोलूंगी तो आपको लगेगा मैं आपकी मम्मी की शिकायत लगा रही हूँ। देखिए, मेरी माँ ने मुझे खूब अच्छे से समझा बुझा कर भेजा था कि ससुराल में जाकर सबके साथ मिलजुल कर रहना और सास ससुर का आदर करना। लेकिन अब तुम ही बताओ, जब सास हर काम में ऐसे अड़ंगे लगाएगी तो आखिर बहू कितने दिन तक उनकी आज्ञा मानकर उनका आदर कर पाएगी? अच्छा, एक बात बताओ, मम्मी जी की शादी को कितने साल हुए? लगभग 30 साल हो गए। क्यों पूछ रही हो? तो पिछले 30 सालों से ये रसोई माँ जी संभाल रही थी ना। हाँ, अब मैं आ गई हूँ इस घर में, तो अब क्या जरूरत है माँ जी को पूरा दिन रसोई की परिक्रमा करने की? वैसे तो कहती है उन्होंने रसोई की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है,
लेकिन फिर भी पूरा पूरा दिन रसोई के आसपास ही मंडराती रहती है तुम्हारी मम्मी। अरे तो मम्मी मंडराती है तो उन्हें मंडराने दो, तुम्हें इस बात से क्या समस्या है? उनका घर है, उनका जहां मन करेगा वहां घूमेंगी। अब मैं उनको उनके ही घर में घूमने फिरने से रोक तो नहीं सकता। तो मैंने कब उन्हें घूमने से मना किया है? घूमना ही है तो पहाड़ों का टिकट कटा ले, आराम से हफ्ते 10 दिन की छुट्टियां मना कर आए, हमें भी थोड़ा सुकून मिले। लेकिन मेरे काम के वक्त रसोई में से गोल गोल घूमने का क्या मतलब निकालूं मैं? अरे मेरी रसोई में कौन सी बर्फीली वादियां हो रखी है जहां पर तुम्हारी मम्मी बर्फ का मजा लेने आ जाती है? समझते नहीं हो तुम? अरे पूरा दिन मेरे काम में कमी निकालने के लिए रसोई में घूमती रहती है, और क्या। अरे पापा तुम गलत समझ रही हो, मम्मी ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारी मम्मी ऐसा क्यों नहीं करेगी? वो ऐसा कर रही है। रसोई में एक बर्तन भी यहां से वहां नहीं रख सकते, हर काम मम्मी जी को अपनी पसंद से चाहिए होता है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? सुबह मैंने जल्दबाजी में नमक के डिब्बे की जगह चीनी और चीनी की जगह नमक रख दिया। इतनी सी बात पर चली आई रसोई में दंदनाती हुई और मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। अब तुम ही बताओ, क्या इस घर में मुझे एक डब्बा भी यहां से वहां रखने का अधिकार नहीं है? मैं बंधुआ मजदूर हूं क्या? अब तुम्हें बताओ, इस समस्या का तो कोई समाधान है नहीं, और इतनी सी बात के लिए तुम्हें आंसू बहाने की क्या जरूरत पड़ गई ये बताओ। तुम जानती हो ना माँ की आदत हर समय बड़बड़ करती रहती है, इग्नोर किया करो यार। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस में अगर तुम्हारी कुर्सी के बगल में बॉस कंपनी की किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय को बिठा दे जो पूरा दिन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन, तुम्हारी फाइल के ऊपर नजर गड़ाए बैठा रहे और तुम्हें तुम्हारा ही काम करना सिखाने की कोशिश करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा, और कैसा लगेगा। मैं तो बॉस से साफ साफ बोल दूंगा, अगर उन्हें मेरी बजाय किसी और का काम ज्यादा पसंद आ रहा है तो उसी से करवा ले। एग्जैक्टली, यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर रसोई मुझे सौंप दी है तो उन्हें जाकर दूसरे कामों में मन लगाना चाहिए। 24 घंटे किचन में आकर मुझे ही मेरा काम सिखाने का मतलब क्या है भाई? तुम तो सिर्फ सुनकर ही झनझना रहे हो। मेरे बारे में सोचो, मैं 24 घंटा उनको झेलती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ये तो गुस्सा आने वाली बात है। चलो तुम परेशान मत हो, कल ही मम्मी से बात करता हूँ और उन्हें हर वक्त रसोई में उनकी नाक घुसाने के लिए मना भी कर देता हूँ बस। अरे ये क्या है भाई, सवेरे 6 बजे चाय बनाई थी, 10 बजने आ रहे हैं, अभी तक दूध का भगोना रसोई में ऐसे ही पड़ा हुआ है। गर्मी की हालत देख रही हो, ऐसा लग रहा है सूरज आग उगल रहा है। चाय बनाने के तुरंत बाद दूध उठाकर फ्रिज में रखा करो, वरना कल से दूध नहीं पनीर के टुकड़े भगोने में पड़े नजर आएंगे। पता नहीं कितनी लापरवाह है ये लड़की, अगर एक दिन मैं ध्यान ना दूं तो पता नहीं क्या हो जाए। अरे मम्मी क्या है आपका, सुबह सुबह उठकर चिक चिक करना शुरू कर देती हो? क्यों घर का माहौल खराब करके रखती हो आप? घर की सुख शांति अच्छी नहीं लगती क्या आपको? अच्छा बेटा, मैं चिक चिक करती हूँ? अपनी पत्नी की हरकतें पता है तुम्हें? अगर जान लोगे ना तो तुम भी वही करना शुरू कर दोगे जो मैं कर रही हूँ। अरे ठीक है ना माँ, हो जाती है गलती, तुम तो बात के पीछे पड़ जाती हो। और एक बात बताओ, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी दिन रात यही राग आलापती थी, बस एक बार बहू आ जाए उसे घर गृहस्थी सौंप कर चैन की बंसी बजाऊंगी। तो ये बताओ, कहाँ है आपकी वो बंसी जो पिछले 2 सालों से अब बजा नहीं पाई हो? अरे माँ छोड़ दीजिए ना रसोई बहू के भरोसे, सब कर लेगी वो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी पत्नी को जो रसोई को ठीक तरह से संभालने के लिए समझाती रहती हूँ वो समझाना नहीं है, बल्कि घर में कलेश करने का एक तरीका है? माँ तुम्हें सुनने में खराब जरूर लगेगा, लेकिन सच यही है कि इस तरह तुम्हारे टोकने के कारण घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो फिर ठीक है, आज से मैं रसोई में कभी कदम नहीं रखूंगी। अब जो होगा जैसा होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तेरी पत्नी जिम्मेदार होगी। खबरदार जो बात बात पर माँ माँ की रट लगाई। अरे माँ, आप तो बस मोह माया छोड़कर भजन कीर्तन में मन लगाओ, कोई नहीं आपको पुकारने वाला। अगले दिन से वाकई सास ने अंबिका की रसोई में आकर झांकना छोड़ दिया था, जिससे अंबिका काफी हल्का महसूस कर रही थी। हाय भगवान जी, ये सच्ची में हो रहा है क्या? आपने सच में मेरी सास को सुधार दिया, यानी कि अब रसोई मेरी। अब बात बात पर मुझे कोई ताने नहीं देगा, मैं भी खुलकर सांस ले सकूंगी, अपनी पसंद का काम कर सकूंगी। सुबह 6 बजे। लीजिए माँ जी, आपकी चाय बनाकर तैयार हो गई है। घड़ी से टाइम मिला लीजिए, 1 मिनट देर नहीं हुई। और सबसे खास बात, आपकी बहू बहू चिल्लाए बिना ही काम हो गया है। चलो ये तो अच्छी बात हुई ना कि तू जिम्मेदार बन गई। अभी अंबिका चाय की चुस्कियों का आनंद ले रही थी कि दूध वाला आता है। अरे जल्दी ले लीजिए मैडम, वरना मुझे लेट हो जाएगा। अरे आ रही हूं, तू तो हमेशा घोड़े पर ही सवार होकर आता है।
अंबिका दूध का डब्बा लेकर रसोई में रख देती है और एक बार फिर से जाकर अपनी चाय पीने लगती है। चाय खत्म करने के बाद उसे पति आनंद के लिए टिफिन बनाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी टिफिन बनाना शुरू कर देती है। पहले टिफिन फिर नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाया ही था कि उसे सासू माँ की आवाज सुनाई देती है। अरे अंबिका, आनंद का ऑफिस का डब्बा पैक हो गया हो तो मेरे लिए भी नाश्ता लगा दे। हाँ माँ जी, गर्मा गर्म पराठे सेक देती हूँ। आनंद को ऑफिस भेजने के बाद अंबिका रसोई में जाती है और सास और अपने लिए बनाया नाश्ता लेकर खाने बैठ जाती है। काम करते करते मुझे तो बहुत थकान हो गई माँ जी, सीरियल लगाइए ना, एक आधा एपिसोड देख लेते नाश्ता करते करते। अरे घर में इतना काम पड़ा हुआ है, तुझे सीरियल की सूझ रही है? माँ जी, आप क्या मुझे काम करने की मशीन समझती हैं? सुबह से उठने के बाद 1 मिनट चैन से सांस तक नहीं ली मैंने। क्या बिगड़ जाएगा अगर आधा घंटा टीवी देख लूंगी तो? और काम तो मुझे ही करना है ना, चाहे अभी करो या 1 घंटे बाद। और बोलिए मत, आपने कसम खाई है कि अब से आप घर के किसी भी काम के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगी। तेरा काम है, तू जाने, मुझे क्या है। मुझे तो टाइम से 2 रोटी बनाकर दे दे बस। अंबिका टीवी के सामने बैठती है, फिर तो उसका सोफे पर से हिलने का मन ही नहीं करता। 1-1.5 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद वो बेमन से उठकर रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोने के बाद घर की साफ सफाई करती है और फिर अपने कमरे का एसी चलाकर आराम से सिठानियों की तरफ बिस्तर पर जाकर पसर जाती है। अरे सुबह से काम कर करके हालत खराब हो गई है मेरी। अब किसी ने मुझे 1 इंच भी हिलने के लिए कहा ना तो कसम से मुंह नोच लूंगी मैं उसका। अब तो आराम से 2 घंटा सुकून से सोने वाली हूँ। अंबिका ने अभी आंखें बंद ही की थी कि सास के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अरे बहू, मैंने घर के कामों के बीच में सिर्फ टांग ना अड़ाने की कसम खाई है। भूख हड़ताल पर रहूंगी ऐसा कोई वादा नहीं किया। घड़ी में सारा टाइम तो देख ले, 2:30 बज रहा है। अब के शाम के 4 बजे लंच देगी। आज खाना मिलेगा कि नहीं? अभी आलू के पराठे हजम नहीं हुए होंगे, इनको हर समय बस खाने की लगी रहती है। हाँ आ रही हूँ, 2 घंटे चैन से घर में कोई आराम नहीं करने देता। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंबिका उठती है और रसोई में जाकर जैसे ही रोटियां बनाने के लिए गैस ऑन करती है, सामने उसे सुबह का आया हुआ दूध का डब्बा मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? सुबह 6 बजे का आया हुआ दूध दोपहर के 2:30 बज रहे। अब तो इस दूध का भगवान ही मालिक है। अगर दूध फट गया तो माँ जी को शाम को चाय नहीं मिलेगी। अगर माँ जी को शाम की चाय नहीं मिली तो इस घर में प्रलय आना निश्चित है। घबराते हुए अंबिका गैस पर दूध का भगोना रखती है, लेकिन दूध थोड़ी सी आंच लगते ही फटकर पनीर हो जाता है। दूध का तो पनीर हो गया, लेकिन अगर माँ जी को बता दिया कि मेरी लापरवाही के कारण ये दूध फटा है तो मेरी तो शामत आ जाएगी। ऐसा करती हूँ, माँ जी को बोल दूंगी कि शाम को मटर पनीर बनाऊंगी, इसलिए मैंने घर में जितना दूध था सब फाड़कर पनीर बना दिया है। हो सकता है माँ जी मटर पनीर के नाम से खुश हो जाए। शाम के 5 बजे। बहू, 1 कप चाय पिला दे भाई। 5 बज गए। हमारे तो सर में दर्द चालू हो जाता है, चाय की हुड़क लगने लगती है, फिर कुछ समझ में ही नहीं आता। माँ जी, वो क्या है ना, मैंने सोचा कई दिन से आपके लिए कुछ अच्छा नहीं बनाया, तो जो सवेरे 2.5 लीटर दूध आया था ना उसे फाड़कर पनीर बना दिया। अब मटर पनीर खाने के लिए आपको अपनी शाम की चाय की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, इतना तो आप कर सकती है ना? अरे कुर्बानी दे मेरी जूती। तू ये बता, किससे पूछकर तूने पूरा 2.5 लीटर दूध फाड़ दिया? नहीं खानी मुझे तेरी मटर पनीर। तू मेरे लिए चाय बनाकर ले आ। अरे माँ जी, अब समझती क्यों नहीं है? मैंने कहा ना मैं चाय नहीं बना सकती हूँ। मैंने सारे दूध को फाड़कर पनीर बना दिया है। ना पूछना है ना बताना है, उठाकर पूरा का पूरा दूध फाड़ दिया। अब समझ में आया, तू ये पहाड़ा किसी और को पढ़ाना। इतने साल हो गए तेरी शादी को, आज से पहले तो तूने कभी दूध फाड़कर पनीर बनाया नहीं, और अचानक से पनीर बनाने का विचार कहाँ से आ गया भाई? सच सच में बता, दूध अपने आप फट गया था ना? फिर से तूने दूध बाहर छोड़ दिया होगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं? माँ जी, अपना राज मत तो, ये गलती हो गई। अभी नया नया घर संभालना सीख रही हूँ, आगे से नहीं होगी। ठीक है, गलती हो गई तो अब जाकर गलती को सुधार। जाकर बाजार से 1 लीटर दूध लेकर आ और मेरे लिए चाय बना। लेकिन माँ जी, अभी तो बहुत धूप हो रही है। तो बेटा, गलती तूने की है तो सजा भी तो तू ही भुगतेगी। तेरी वजह से मैं अपने माइग्रेन के दर्द को तो नहीं भुला सकती। बेचारी अंबिका झक मारकर बाजार जाती है और सास की चाय के लिए दूध खरीद कर ले आती है। शाम के समय भी अंबिका हड़बड़ी में रसोई का काम निपटाती है और उसके बाद फटाफट जाकर अपनी पसंदीदा फिल्म देखने लगती है। देखा आनंद, तुम्हारी माँ ने कोई चिक चिक नहीं की तो काम कितनी जल्दी खत्म हो गया, वरना 10 बज जाते थे लेकिन रसोई का काम खत्म नहीं होता था। हाँ, बात तो सही है। अगले दिन सुबह। अरे अंबिका, मेरी लस्सी नहीं बनाई आज।
वो क्या है ना आनंद, आज मैं दही जमाना भूल गई थी, इसलिए आज आप बिना लस्सी के ही लंच ले जाओ ना। तुम्हें पता है ना मुझे लू का असर हो जाता है, इसलिए मैं दही के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे भरोसे रहा तो तुम तो मुझे बीमार करके छोड़ोगी। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। बेटा इतने सालों से मैं सुबह में पूरे परिवार को काजू किशमिश बादाम भिगोकर खिलाती हूँ, लेकिन तेरी लुगाई के राज में तो भूल जा अब बादाम किशमिश। अब तो 2 टाइम रोटी मिल जाए उसे बादाम समझ। माँ की बात सुनकर आनंद अंबिका को गुस्से में घूरने लगता है और फिर टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अंबिका पूरा दिन रसोई में काम करती, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ भूल उससे हो ही जाती, क्योंकि अब टोक कर याद दिलाने वाली सास रसोई में जो नहीं आती थी। पूरा दिन रसोई में बीत जाता है, कभी नाश्ता, कभी लंच, कभी डिनर, कभी चाय, लेकिन फिर भी सब कुछ शिकायत ही रहती है। बस बहुत हो गया, मैं भी आज से अपना काम जल्दी निपटाने के तरीके ढूंढती हूँ। मुझे अपनी सारी उम्र रसोई में नहीं बितानी। बहू नाश्ते में क्या बनाया है? माँ जी मीठा दलिया बनाया। अच्छा चलते थे, कोई नहीं, आज दलिया ही खा लेंगे। लीजिए माँ जी, आज मैंने बिल्कुल समय से आपका लंच तैयार कर दिया। अरे वाह, क्या बना दिया बेटा आज? माँ जी आप कहती है ना गर्मियों में ज्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, तो मैंने दाल चावल बनाया है। दाल चावल बनाए वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये दाल उबाल कर रखी, इसके पीछे क्या वजह है? कम से कम तड़का तो लगा देती। माँ जी वो तड़का लगाने में बिना बात इतना टाइम खराब होता है। दाल चावल मतलब सादा भोजन, उसमें भी अगर तड़का लगा दिया तो फिर क्या फायदा है दाल खाने का। बहू अंबिका अब हर रोज काम से बचने के बहाने ढूंढने लगी थी, ताकि उसे कम काम करके ही रसोई से छुटकारा मिल सके। इसलिए कभी वो डिस्पोजेबल बर्तन उठा लाती, कभी बेस्वाद खिचड़ी दलिया खिलाकर काम चला लेती। हर दूसरे दिन बाहर छूटने के कारण दूध फटने लगा था, और दही जमाना तो अंबिका को कभी याद ही नहीं रहता था। कुल मिलाकर सिर्फ 15 दिन में आनंद बिल्कुल परेशान हो गया था। अरे माँ, देख रही हो घर में क्या क्या हो रहा है। तुमने तो जैसे बिल्कुल आंख कान सब बंद कर दिया। क्या बेटा, तू ही तो चाहता था ना मैं रसोई और घर में दखल अंदाजी बंद कर दूं, तो बस मैंने अपनी आंख पर पट्टी बांध दी। मुझे अहमियत समझ में आ गई है, सास के बिना रसोई का क्या हाल होता है। जब से तुम रसोई से दूर हुई हो ये घर घर जैसा नहीं रहा। अंबिका ने तो जैसे कसम खा ली कि उसे कोई भी काम जिम्मेदारी से करना ही नहीं है। ना वो घर में ढंग का खाना बना रही है, ना दूध दही की उसे कोई परवाह है। घर पर आने वाले मेहमान जो हमारे यहाँ की खातिरदारी की इतनी तारीफ किया करते थे, वो भी आजकल सिर्फ और सिर्फ शिकायत किया करते। और तुम्हारे होते हुए आखिर ये सब हुआ कैसे कि बुआ जी घर पर आई और आप लोगों ने उन्हें दाल चावल और सूखी चाय पिलाकर यहाँ से विदा कर दिया? क्या घर आने वाले मेहमान के लिए नाश्ते में कुछ नहीं बन सकता था? और कुछ ना सही बिस्किट नमकीन ही रख देते उनके आगे। बेटा बिस्किट नमकीन तो बुआ जी के आगे तब रखते जब घर में बिस्किट नमकीन होते हैं। तेरे बीवी को तो होश ही नहीं रहता घर में कब कौन सी चीज खत्म होती है। वो तो शुक्र मनाओ कि चीनी के डब्बे में आखिरी 2 चम्मच चीनी पड़ी थी, वरना उन्हें चाय भी नहीं पिला पाते हम लोग। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा बेटा कि आखिर मैं तेरी बीवी को दिन भर क्यों टोका करती थी। इसकी शुरुआत से ही लापरवाही से काम करने की आदत है। मैं ही रसोई में घूम घूम कर खत्म होने वाले सामानों की लिस्ट बनाती थी और बहू को कहकर बाजार से सामान मंगवाया करती थी। अगर मैं ना टोकू तो बहू को कभी दही जमाना याद नहीं रहता था, किशमिश बादाम भिगोने याद नहीं रहते थे, यहाँ तक कि उसको तो फ्रिज में दूध रखना भी याद नहीं रहता। और आजकल तो दूध वाला दूध दे जाता है और डब्बे में पड़ा पड़ा दूध ऐसे ही फट जाता है। तुम्हारी अंबिका दूध को भगोने में निकाल कर गर्म करने जितनी जहमत उठाना भी जरूरी नहीं समझती। मैं सब समझ गया माँ, अपनी गलतियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कल से तुम पहले की तरह रसोई की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लो और कान पकड़कर अपनी बहू को सही रास्ते पर ले आओ। बस अब और ये खिचड़ी दलिया नहीं खाया जाएगा मुझसे। बेटे आनंद के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसकी माँ रसोई की कमान एक बार फिर से अपने हाथों में संभालने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह, अंबिका बहू सुबह के 7:30 बज रहे हैं, कब नाश्ता बनेगा? कब तू आनंद का लंच पैक करेगी? आप क्यों टेंशन लेती है माँ जी, आधे घंटे में हो जाएगा सब। मुझे कौन सा शाही भोग बनाना है जिसे बनाने में 2-4 घंटे लगे। बेटा ऐसा है कि जरा कमर कस ले, जो कसम मैंने खाई थी ना वो मैंने कल रात को ही तोड़ दी है। अभी किचन और ये पूरा घर फिर से मेरी निगरानी में है, जो मैं कहूंगी वही होगा इस घर में। सो सोकर बहुत थकान हो गई होगी ना तुझे। चल रसोई में पहले नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे बना, उसके बाद आनंद के लिए टिफिन में लौकी के कोफ्ते और गर्मा गर्म फूल के सेक कर रख।
सास के बदले तेवर देखकर बहू एक बार फिर से अपना ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश करती है। आनंद, देख रहे हो तुम्हारी माँ फिर से मुझे आंखें दिखाकर डराने की कोशिश कर रही है। मैं बता रही हूँ, अगर माँ जी की हरकत ऐसी रही तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अंबिका, बस बहुत हो गया तुम्हारा इमोशनल ड्रामा। मम्मी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसा क्या गलत कह दिया उन्होंने जो तुम गंगा जमुना बहाकर दिखा रही हो? और हाँ, आज के बाद रसोई के मैटर में मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मम्मी तुमसे बड़ी हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देना तुम्हारा फर्ज है। पति और सास के बदले तेवर देखकर बेचारी अंबिका को समझ में आ गया था कि अब उसके आंसुओं का पति के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए वो भी चुपचाप अपने आंसू पोंछकर रसोई में जाकर आलू उबालने लगती है।